आज के इस एक्सप्लेनर में हम डॉक्टर अंकित शाह के एक बेहद दिलचस्प विश्लेषण को डिकोड करने वाले हैं। ये विश्लेषण साफ दिखाता है कि कैसे ग्लोबल सुपर पावर्स की आपसी तनातनी और व्यापारिक फैसले सीधे तौर पर घरेलू आर्थिक रणनीतियों को असर डालते हैं। ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि ये समझना है कि दुनिया के एक कोने में हो रही कूटनीति हमारी रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था की दिशा कैसे तय करती है। चलिए सीधे विषयों पर आते हैं। आज हम इन 5 अहम हिस्सों को समझेंगे। सेक्शन 1, अमेरिका चीन व्यापार का शतरंज। सेक्शन 2, सेमीकंडक्टर्स और ताइवान। सेक्शन 3, वैश्विक आर्थिक संकट। सेक्शन 4, पीएम मोदी की 7 अपीलें। और अंत में सेक्शन 5, भारत का धोलेरा मेगा प्रोजेक्ट। ये सफर मैक्रो लेवल ग्लोबल टेंशन से शुरू होकर माइक्रो लेवल डोमेस्टिक समाधानों तक जाएगा। सेक्शन 1, यूएस चाइना ट्रेड चेस बोर्ड। डॉक्टर शाह का विश्लेषण डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्राओं और व्यापारिक वार्ताओं को ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत ही क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट मानता है। ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल साफ कर देती है। डॉक्टर शाह के मुताबिक यहाँ 2 एकदम उल्टी मांगें टकरा रही हैं। एक तरफ अमेरिका की मांग है कि उसे चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स तक सीधी पहुंच मिले। वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका उन्हें अपनी रेडीमेड एडवांस्ड चिप्स दे। मतलब साफ है, कच्चा माल तो चाहिए, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करनी है। अब इस नंबर पर ध्यान देने की जरूरत है, 90 से 95%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। डॉक्टर शाह के अनुसार अमेरिकन डिफेंस हथियारों को बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है, उसका 90 से 95% हिस्सा सीधे चीन से आता है। सोचिए, अगर ये सप्लाई चेन रुक गई तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के लिए अपने खुद के रक्षा उपकरण बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये एक बेहद गंभीर निर्भरता है। सेक्शन 2, सेमीकंडक्टर्स एंड ताइवान्स रोल। अब फोकस करते हैं इस पूरे तनाव के सेंटर पॉइंट पर, ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और ताइवान। चिप्स बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स सबसे जरूरी हैं, और इस आंकड़े को देखिए, 80 से 90%। डॉक्टर शाह बताते हैं कि ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल ट्रेड पर चीन का इतना बड़ा दबदबा है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि एडवांस्ड चिप्स बनाने की मशीनरी चाहे किसी के भी पास हो, उस मशीनरी का रॉ मटेरियल लगभग पूरी तरह से चीन ही कंट्रोल करता है। तो इस खतरे को देखते हुए अमेरिका क्या कर रहा है? डॉक्टर शाह के विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिका सक्रिय रूप से ताइवान पर अपनी निर्भरता घटा रहा है। वो अपने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को एरिज़ोना और जापान जैसी जगहों पर शिफ्ट कर रहा है, ताकि अगर कभी ताइवान को लेकर कोई बड़ा संघर्ष हो तो अमेरिका की चिप सप्लाई चेन पूरी तरह से बर्बाद न हो जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अमेरिका और चीन के बीच चल रही ये चिप वॉर आने वाले ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की बुनियाद कैसे रख रही है? यही हमें लाता है सेक्शन 3 पर, द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। सोर्स मटेरियल में इस आने वाले आर्थिक संकट की एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइमलाइन दी गई है। इस स्लाइड में जो टाइमलाइन है वो वाकई गौर करने लायक है। डॉक्टर शाह की एनालिसिस कहती है कि मिड 2026 में मौजूदा यूएस फेडरल रिजर्व चेयर का टर्म खत्म हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि नवंबर 2024 से नवंबर 2027 के बीच का समय इस आर्थिक संकट का पीक पीरियड बताया गया है, और फिर 2029 तक जाकर एक पोस्ट रीसेट धीरे धीरे रिकवरी शुरू होने का अनुमान है। नवंबर 2027 तक इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? डॉक्टर शाह की भविष्यवाणियों के अनुसार हम वेस्टर्न देशों में धन की भारी कमी देख सकते हैं। खासकर अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टियर 1 शहरों में हाउसिंग मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो सकता है। और इसके साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर से दूर हटने की प्रक्रिया यानी डी-डॉलराइजेशन और भी तेज हो जाएगी। ऐसे में जब पूरी दुनिया में एक आर्थिक तूफान आने की बात हो रही हो, तो एक देश खुद को कैसे सुरक्षित रखे? ये हमें लाता है सेक्शन 4 पर, पीएम मोदीज 7 अपील्स। इन घरेलू अपीलों के पीछे का असली मकसद क्या है? लक्ष्य बहुत साफ है, एक कड़ा आर्थिक अनुशासन लागू करना, ताकि इस भारी संकट के दौरान भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 100 का आंकड़ा पार करने से रोका जा सके। ये पूरी कवायद अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को स्टेबल रखने के लिए है।
तो सबसे अहम बात यह है कि इन 7 अपीलों को एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी की तरह देखना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम या कारपूल को प्राथमिकता देना, सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टालना, कुकिंग ऑयल का इंपोर्ट कम करना, नेचुरल फार्मिंग अपनाना, स्वदेशी सामान खरीदना और फॉरेन ट्रैवल को रोकना। ये सारे कदम जानबूझकर इसलिए उठाए गए हैं ताकि फ्यूल, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज पर देश का खर्च भारी मात्रा में कम किया जा सके। इसी स्ट्रैटेजी का एक और बेहतरीन हिस्सा है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। डॉक्टर शाह समझाते हैं कि घर में खाली पड़े सोने को वित्तीय संस्थानों में जमा करके उस पर ब्याज कमाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि देश को नया सोना आयात करने के लिए अपने कीमती फॉरेन रिजर्व्स खर्च नहीं करने पड़ते। ये बुरे वक्त में खजाना बचाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। आर्थिक अनुशासन तो एक बात है, लेकिन लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, इंडियाज धोलेरा मेगा प्रोजेक्ट। चलिए देखते हैं कि ये मेगा प्रोजेक्ट कैसे एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका पैमाना सच में हैरान करने वाला है। अहमदाबाद से धोलेरा को जोड़ने वाला 134 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मौजूदा एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा, टाटा द्वारा 7,000 करोड़ के निवेश से बन रहा लोथल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, और सबसे खास सेमीकंडक्टर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिल्कुल नए इंडस्ट्रियल प्लांट्स। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक पूरी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की नींव है। और सिर्फ इस रेल कॉरिडोर के फायदे ही कमाल के हैं। ये 284 गांवों को जोड़ेगा और 50 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो ये है कि ये हर साल 48 करोड़ लीटर तेल आयात बचाएगा और 2 करोड़ किलो कार्बन एमिशन को कम करेगा। 2030 तक इसके पूरा होने का टारगेट है। देखा जाए तो ये सीधे तौर पर उसी रणनीति का हिस्सा है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, तेल आयात कम करना और लोकल लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना। हमने ग्लोबल सुपर पावर्स के तनाव से लेकर डोमेस्टिक इकोनॉमी के बचाव तक की पूरी तस्वीर देखी। अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या इस तरह का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कड़ा आर्थिक अनुशासन आने वाले ग्लोबल फाइनेंशियल तूफान का सामना करने के लिए काफी होगा? ये एक ऐसा पहलू है जो आगे भी भू राजनीति और अर्थशास्त्र पर करीब से नजर रखने के लिए प्रेरित करता है।